हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एटीएम बायोलॉजी क्लासेज। यदि आप 2021 में बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम दिए हैं और अब आप आगे नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्रैश कोर्स 2021 के लिए लाए हैं, जिसमें आपको बायोलॉजी की तैयारी कराया जाएगा। यदि आप केमिस्ट्री के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस, जो कि यूट्यूब पर एक चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां से आप चाहे तो काफ़ी अच्छा से केमिस्ट्री की तैयारी कर सकते हैं। तो इससे पहले के लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद आज हम लेक्चर न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम जीव जगत में विविधता के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात ये जीवों का जो संसार है वो एक दूसरे से कितना भिन्न है, ये जीव कौन कौन से हैं, इन सब जीवों के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है, हमारे जो जीवों का ये संसार है उसमें टोटल एक अध्ययन के अनुसार देखा गया है तो 7 मिलियन के आसपास स्पीसीज पाए जाते हैं। 7 मिलियन स्पीसीज, 7 मिलियन स्पीसीज पाए जाते हैं जीवों के। ये बात रॉबर्ट मे ने बताया था। रॉबर्ट मे ने बताया कि इस संसार में अभी जीवों के 7 मिलियन स्पीसीज पाए जाते हैं, जिसमें से अभी सिर्फ और सिर्फ 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज को ही खोजा जा चुका है और उनका क्या हुआ, वर्णन हुआ है, उनका नामकरण किया गया। 1.7 से 1.8 स्पीसीज को क्या किया गया, खोजा गया है। अर्थात जब इस दोनों के बीच में देखते हैं तो लगभग में 1.5 मिलियन स्पीसीज को ही अभी तक खोजा गया और उनका नामकरण किया गया है। मिलियन स्पीसीज को खोज करके उसका नामकरण किया गया। अर्थात हम देखते हैं तो लगभग ये 5 मिलियन स्पीसीज ऐसे जिनको खोजना अभी बाकी है और हमें उनका नामकरण भी करना है। तो अब देखिए, जो जितना भी जीव है वो खोजा गया है तो उनका नामकरण हो चुका है, लेकिन जो जीव हमें खोजना है उनका नामकरण करना पड़ेगा। खोजने के लिए कुछ संस्था का निर्माण किया गया है और उस संस्था को ICBN और ICZN कहते हैं। ICBN मतलब कि यदि कोई स्पीसीज जो कि पेड़ पौधे के हैं और उसके जाति का हम क्या करेंगे, नामकरण करेंगे, तो वो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ICBN के तहत करेंगे। तथा यदि हम प्राणी वर्गी कि विदो, अर्थात जब हम प्राणियों का क्या करेंगे, नामकरण करेंगे, उसे खोजेंगे, तो उससे हम इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर उससे हम इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के अंतर्गत क्या करेंगे, खोजेंगे। तो वैज्ञानिक, तो इसलिए क्या करें, हम वैज्ञानिक नामकरण किसी भी जीव का करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे। देखिए, जीवों का जो नाम होगा वो कई प्रकार के होंगे। एक लोकल नाम होंगे, एक साइंटिफिक नाम होंगे, एक मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भाषा में किसी भी शब्द को, किसी भी जाति को क्या करेगा, कोई किसी नाम से बुलाएगा तो कोई किसी नाम से बुलाएगा। तो जितना भी लोकल नाम होते हैं, लोकल नाम जो होगा, लोकल नाम किसी भी स्पीसीज के लिए या फिर उसकी जाति के लिए होगा, और वो उसी स्थान पे किसी क्षेत्र विशेष के लिए होगा। या तो ये लोकल नाम किसी देश तक जा सकता है, लेकिन ये लोकल नाम पूरे विश्व के लिए नहीं जाना चाहता। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम लोग एक ऐसा नाम खोजते हैं जिसके द्वारा ही कोई भी जीव पूरे संसार में जाना जाए, जिसके नाम से कोई भी जीव को हम क्या करें, पूरा संसार में जाने। इसके लिए जो है
इसका नामकरण जो है जीवों का वो कैरोलस लिनियस ने दिया था। इसमें दो घटक होते हैं, एक वंश नाम तथा जाति पद संकेत। वंश नाम और जाति पद संकेत ये दोनों चूंकि एक नाम में रहते हैं, इसलिए इसे द्विनाम पदवती कहते हैं। और किसी भी जीव का जब हम नामकरण करेंगे तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है जिसका हम पालन करेंगे, जैसे कि हम एक मैंगो के नाम से समझते हैं। देखिए, मैंगो को जब हम उसका साइंटिफिक नाम देते हैं तो वो मैंजीफेरा इंडिका होता है। जब इसका नामकरण करेंगे तो ये जो मैंजीफेरा इंडिका वो उत्पन्न होगा लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा से उत्पन्न होगा। और जब हम इसे लिखेंगे तो हाथ से यदि लिख रहे हैं तो उसे हम तिरछा लिखेंगे, जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका। ये थोड़ा सा तिरछा होना चाहिए, मैंजीफेरा इंडिका। तो जब भी हम वैज्ञानिक नामकरण करेंगे तो किस भाषा से उत्पन्न होगा, लैटिन भाषा से होगा। और जब हम उसे लिखेंगे तो उसे हम तिरछे अक्षर में लिखेंगे, जो इस ये बताएगा कि ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो लैटिनकरण या फिर लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है। उसके बाद जैविक नाम में पहला पद जो होगा वो वंश नाम होगा, जैसे मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा किसी भी जीव के अर्थात मैंगो के क्या वंश का नाम है। मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा वंश का नाम है। मैंजीफेरा वंश का नाम है, जबकि इंडिका किसी स्पीशीज का नाम है। तो देखिए क्या कह रहा है कि जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है तथा दूसरा शब्द क्या होगा, जाति नाम होगा होना, जाति संकेत पद होता है। तीसरा में जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्द को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। जब भी हम किसी भी जीव का नाम लिखेंगे तो उससे हम जब हाथ से लिखेंगे तो हम तिरछा कर देंगे, जैसे कि हम मैंजीफेरा में आपको बताए थे कि उससे हम क्या कर रहे थे, थोड़ा सा तिरछा कर रहे थे। उसके बाद या फिर जब हम उससे लिखेंगे तो क्या कर देंगे, अलग अलग लिखेंगे, जैसे कि मैंजीफेरा अलग और इंडिका अलग। देखिए जब हमको मैंजीफेरा लिखना होगा तो इससे हम ऐसे लिखेंगे। थोड़ा सा तिरछा ये रहेगा। मैंजीफेरा इंडिका ये थोड़ा सा तिरछा रहना चाहिए। पहला नाम होगा वंश नाम होगा, दूसरा नाम होगा वो क्या होगा, जाति पद नाम होगा। उसके बाद क्या करते हैं, जब हम लिख लेते हैं वंश नाम और जाति पद नाम, तो उसमें जब हम इंग्लिश में लिखेंगे तो फर्स्ट जो है मतलब क्या वंश का जो नाम है वो कैपिटल लिख लेटर में होना चाहिए, जैसे कि MENGIFERA मैंजीफेरा, मैंजीफेरा। और क्या इंडिका का INDICA। इंडिका जो लिखेंगे सेकेंड नाम जो होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। उसके बाद लास्ट में जब हम किसी भी जीव का साइंटिफिक नाम लिखते हैं तो लास्ट में उसके लेखक का नाम लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में हम लेखक का नाम लिख देंगे, उससे हम शॉर्टकट में लिखते हैं। जैसे आम का नामकरण मैंजीफेरा इंडिका लिनियस के द्वारा किया गया। तो जब हम मैंगो का नाम लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे मैंजीफेरा
मंजीफेरा इंडिका लीन। मंजीफेरा इंडिका लीन, मंजीफेरा में फर्स्ट मंजीफेरा हो जाएगा, और जो क्या होगा वंश का नाम होगा उसे हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। इंडिका किसी भी जीव की जाति का नाम हो जाएगा, और वो किससे स्टार्ट होगा तो स्मॉल लेटर से होगा। लास्ट में किसी भी साइंटिफिक नेम में जो साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया था, इस जीव का नामकरण किया था, उनका हम नाम लिखते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब भी किसी जीव का हम नामकरण लिख करते हैं तो उसका पहले तो हम उसके बारे में ये जानते हैं कि वो सजीव है या निर्जीव है, मतलब उसका डिस्क्रिप्शन करते हैं। उसके बाद उसका हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन में हम उसको क्या करते हैं, उसके बारे में हम उसके जो गुण रहता है उनका अध्ययन करते हैं, ये कि ये जीव किस गुण का है, दूसरा जीव किस गुण का है। मानव है तो क्या मानव के पास 2 पाँव है या नहीं है, या फिर क्या गाय है तो उसके पास 4 पाँव है या नहीं है, ये सब हम देखते हैं। उसके बाद आता है उसका वर्गीकरण, कि अगर ये मतलब मानव जैसा जीव है तो उसको किस वर्ग में रखेंगे, अगर गाय जैसा जीव है तो उसको किस वर्ग में रखेंगे। इस प्रकार से उसका वर्गीकरण करते हैं, फिर उसका लास्ट में नामकरण किया जाता है। किसी भी जीव का नामकरण करेंगे तो वो लास्ट होगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी क्या कह रहा है। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। ये किस्म गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधे हो सकती हैं। जब हम अपने आसपास में देखते हैं तो पौधा देखते हैं, कीट देखते हैं, पक्षी देखते हैं, पालतू और अन्य प्राणी व पौधे हो सकते हैं जो हमारे आसपास में रहते हैं। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आँखों की सहायता से नहीं देख सकते, लेकिन आपके पास आसपास ही हैं। इसमें ये कहना चाहता है कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसको हम अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन यदि हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो हम इन जीवों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो हमारे आसपास में मौजूद है। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। स्पष्टतः यदि आप किसी सघन वन में जाए तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेगी। जैसा कि हम लोग जब भी जाएंगे किसी भी बड़े वन में जाएंगे, बहुत ही घना वन होगा, तो घना वन होगा मतलब कि बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, जीव जंतु होंगे, तो वहाँ पे क्या क्या कर देखना मिलेगा कि बहुत सारे जीवों की किस्म हमें वहाँ पे देखने को मिलेंगे। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं किसी एक जाति जो स्पीशीज का प्रतीक है। अब तक के ज्ञात तथा वर्णित स्पीशीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती हैं। कह रहे हैं कि जितना भी अब तक खोजा गया जीव है, जितना भी जीव का हम क्या कर लिया, आइडेंटिफिकेशन कर लिए हैं कि ये ऐसा जीव है, इसका गुण ये होता है, ये यहाँ से आया, तो उस सब कितना है अभी तक, तो 1.7 से 1.8 मिलियन तक है। और अभी तक जो इस संसार में जीव मौजूद है वो रॉबर्ट में ने बताया था कि 7 मिलियन के आसपास है। अर्थात हमें अभी भी 5 मिलियन ऐसे स्पीशीज है जिसे न तो खोजा गया है, न ही उसका नामकरण किया गया है, तो उन्हें हमें खोजना है। यदि हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो हो सकता है कि हम भी फ्यूचर में एक साइंटिस्ट बने और इस प्रकार के जीव जंतु जो जिसका नामकरण अभी नहीं हुआ उसका नामकरण करें। हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। जितना भी हम नए क्षेत्र में जाएंगे तो नए नए जीव का हमें पता लगता रहेगा। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम पौधों तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। कोई भी
पौधा या प्राणी होता है उसको हम स्थानीय नाम से जानते हैं। यह स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे कि लौकी और घिउरा, इसको कहीं पे लौकी कहा जाता है तो कहीं पे घिरा कहा जाता है। तो ये किसी भी जीव का स्थानीय नाम हो गया। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो ये उदाहरण ये है कि एक लड़का है जिसका स्कूल में नाम सत्तन है। फर्स्ट नंबर स्कूल में नाम सत्तन है। में नाम सत्तन है। उसके मम्मी उसको लाडला कहता है, लाडला नाम से बुलाता है। उसके माँ कहता है और उसके दादाजी उसे सत्यम कहते हैं। अब देखिए अब क्या होगा। चूंकि ये लड़का जो है यदि स्कूल में जाएगा तो उसे लोग किस नाम से जानते हैं, सत्तन के नाम से। तो एक दिन की बात है कि लड़का के माँ यहाँ पे गया, सत्तन के स्कूल में गया और सत्तन के टीचर से बोला कि मेरे लाडला कहाँ है। जब उन्होंने कहा कि मेरे लाडला कहाँ है तो सब आदमी कन्फ्यूजन में पड़ गए कि यहाँ पे लाडला नाम का कोई लड़का या लड़की तो रहती नहीं है या फिर रहता नहीं है, तो यहाँ पे हो क्या सकता है। तो ये क्या हो रहा था, लोकल नाम होने की वजह से इनमें कन्फ्यूजन उत्पन्न हुआ। उसके दादाजी भी कुछ समय के बाद गए सत्यम के स्कूल में। वहाँ पर जा कर के सत्यम का नाम पूछा। चूंकि सत्यम का नाम वहाँ पे कोई नहीं जानता था, इस वजह से स्कूल में जाने के बाद उसके दादाजी को सत्यम नहीं मिल पाया। जब तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जब उसके दादाजी या फिर माँ गए स्कूल तो उन्हें नहीं मिल पाया क्योंकि उनका नाम अलग था। लेकिन यदि इसका नाम, इसी सत्तन का नाम घर पर लाडला मम्मी जो है नाम रखी है वो न रख करके सत्तन रखता और दादाजी सत्यम नाम न दे करके सत्तन रखता। तो इस अवस्था में यदि वो एक साथ मतलब कभी भी या तो मम्मी जा सकते या फिर दादाजी जाएंगे। जब वो दोनों में से कोई जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे काफ़ी अच्छा से क्या हो जाता कि सत्तन से वो मिल पाते, उनसे जो भी काम था वो कर पाते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो लोकल नाम है जिसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। लेकिन अगर एक ही नाम रहता है इस जीव का जिसके द्वारा ये तीनों जगह पे जाने जाते हैं तो ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। तो इसीलिए बहुत सारे जो जीव हैं उनका नाम लोकल भी होते हैं और क्या होते हैं, मतलब कि एक ऐसा भी नाम रखा गया है जो पूरे विश्व में जाने जाते हैं। तो लोकल जो नाम होगा वो जैसे कि सत्तन के लिए घर पे था, वहाँ पे वो जानता था लेकिन स्कूल में नहीं चलता था। इसी प्रकार लोकल नाम जो है वो किसी क्षेत्र विशेष के लिए ही रहता है या फिर बहुत होगा तो वो किसी किसी राज्य के लिए हो जाएगा या फिर किसी देश के लिए हो जाएगा, लेकिन वो पूरे विश्व के लिए नहीं होगा। तो क्या हुआ, जितना भी स्पीशीज है उसके लिए एक ऐसा नामकरण के पद्धति की आवश्यकता हुआ जिसके द्वारा कोई भी जीव का पहचान आसानी से किया जा सके। तो इस विषय में जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, दो संस्था का गठन किया जिसमें से एक का नाम ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर रखा। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर रखा जिसमें उन्होंने पेड़ पौधों का क्या किया, नामकरण करना शुरू किया। तथा दूसरा जो संस्था था वो प्राणी वैज्ञानिक के द्वारा रखा गया और जिसे इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर कहते हैं। ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर कहते हैं, अर्थात ICZN कहते हैं। ICZN में जीव जंतु का क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का
एक ही नाम रहे। वैज्ञानिक नामकरण जब भी किसी जीव का कराया जाएगा तो उसमें जितना भी जीव होगा उस सबका एक ही नाम होगा, एक से अधिक नाम नहीं होगा। लेकिन जो स्थानीय नाम रहता है वो अलग अलग हो सकता है। वे यह भी निश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का न हो। वैज्ञानिक नामकरण में एक ही नाम होगा और वो नाम ऐसा होगा जो आज तक किसी दूसरे जीव को नहीं दिया गया हो। तो ऐसे वैज्ञानिक नामकरण किया जाता है। जीव विज्ञानी ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंश नाम तथा जाति संकेत पद। इस प्रणाली को, जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं, द्विनाम पदवती कहते हैं। जितना भी जीव का नामकरण होगा उसमें दो घटक होंगे, एक वंश नाम और दूसरा जाति संकेत पद। तो इस प्रक्रिया को चूंकि दो घटक रहते हैं इसलिए इसे हम कहते हैं द्वि चूंकि वैज्ञानिक नामकरण में दो घटक होते हैं इसलिए इसे द्विपद पद्धति कहते हैं। इस प्रणाली को कैरोलस लिनियस ने सुझाया था। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि द्विपद नाम पद्धति किसने दिया था। VVI हो जाएगा, जिसको आप लोग VVI लिख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बार नीट जैसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दिया गया था। आंसर हो जाएगा कैरोलस लिनियस ने सुझाया था अर्थात दिया था। इनका उपयोग सारे विश्व के जीव वैज्ञानिक करते हैं। दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। आओ आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाए। अब हम क्या कर रहे हैं, आम का उदाहरण ले रहे हैं जिसके द्वारा क्या कर रहे हैं, वैज्ञानिक नामकरण के पद्धति को सुलझाते हैं। तब आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। नीट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है कि आम का वैज्ञानिक नाम दिया हुआ था, उसमें से चूज करना था कि कौन सा आम का वैज्ञानिक नाम सही है और कौन सा रॉन्ग है। तो इसलिए इस पे क्या मार लीजिए आप, नीट 2019 मार लीजिए मतलब कि इसको मार मत दीजिए, समझे। मतलब कि इसको इस पे डंडा लेकर के मारना नहीं शुरू कर देना है, इसको हाईलाइट कर लेना है कि इसे नीट 2019 में पूछा गया था। तो अब हम देख रहे हैं एक आम का वैज्ञानिक नाम के द्वारा कि साइंटिफिक नाम जो होता है किसी भी जीव का, वो किस आधार पे दिया जाता है। तब आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में मैंजीफेरा वंश नाम है, जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीशीज अथवा जाति संकेत पद है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित है। किसी भी जीव का जब नामकरण किया जाएगा तो उसके कुछ नियम होंगे जो निम्नलिखित है। पहला, ये जो होगा वो साइंटिफिक, वो लैटिन भाषा में होगा। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। इसी तरह वैज्ञानिक नामकरण जो होगा वो लैटिन भाषा में होगा। साथ ही और इसे जब हम लिखेंगे तो उसे तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। जैसे कि देखिए, आपके बहुत ही पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आम का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित है, कौन सा सही है। क्वेश्चन देखिएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो कि नीट में पूछा गया है कि आम का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित है, इनमें कौन सा सही है। तो देखिए नीचा वाला जो है वो थोड़ा सा तिरछा कर दिया गया है, इसलिए आम का जब वैज्ञानिक नाम होगा तो ये नीचा वाला ही सही होगा। तो जब हम वैज्ञानिक नामकरण करेंगे तो क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको तिरछा कर देंगे, अर्थात हम तिरछा कर देते हैं।
चलिए, तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इसे लैटिनीकरण अथवा लैटिन भाषा का व्युत्पन्न व्युत्पन्न समझा जाता है। ये कहीं से भी उत्पन्न हुआ, लेकिन इसे हम क्या समझते हैं कि लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है। जैविक नाम में पहला पद वंश नाम होता है, जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। पहला शब्द वंश नाम और दूसरा शब्द जाति संकेत पद होगा। जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा एक वंश नाम है, और जबकि इंडिका एक जाति अथवा स्पीशीज के पद है। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। जैसे कि हम आपको बताए थे एनसीईआरटी के क्वेश्चन से कि मैंजीफेरा और इंडिका एक दूसरे को क्या किया था, अलग अलग लिखा गया था और साथ ही उसे तिरछा भी लिखा गया था। तो तिरछा लिखना चाहिए। यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। जब हम तिरछा लिखेंगे अथवा क्या करेंगे, अलग अलग रेखांकित करेंगे, तो वो ये बताएगा कि किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, तो लैटिन से उत्पन्न हुआ है। 4 में पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। याद रखिएगा, जाति संकेत पद में कौन सा अक्षर होगा, तो छोटा रहेगा, और बड़ा अक्षर वंश नाम में होगा। मैंजीफेरा इंडिका के उदाहरण से इनकी व्याख्या कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैंजीफेरा इंडिका, इसमें जो पहला अक्षर है जिसे हम वंश नाम कहते हैं वो कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल एम से। और इंडिका जो कि क्या दूसरा पद है जो जाति नाम है, वो किससे उत्पन्न हो रहा है, तो स्मॉल वर्ड से उत्पन्न हो रहा है। तो हमें याद रखना है, जो वंश नाम अर्थात पहला पद होगा वो कैपिटल से, और दूसरा पद जो होगा वो स्मॉल होगा। चलिए ठीक है। जाति संकेत पद के बाद अर्थात जीव के अंत जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं और इसे संक्षेप में लिखा जाता है। उदाहरण मैंजीफेरा इंडिका लीन। देखिए, मैंजीफेरा इंडिका लीन अर्थात मैंगो का जो नाम साइंटिफिक नाम है वो मैंजीफेरा इंडिका है, और लीन मीन्स लीनियस। इसका अर्थ है कि सबसे पहले स्पीशीज का वर्णन लिनियस ने किया था। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जो स्पीशीज है उसका वर्णन किसने किया था, लिनियस ने किया था। यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है। जितना भी इस संसार में जीव है उस सबका अध्ययन कर पाना लगभग में असंभव है। इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। जितना भी जीव है उसका क्या करना है, हमें अध्ययन करना है। चूंकि यह असंभव है लेकिन इसको संभव बनाने का हम प्रयास तो कर सकते हैं ना। देखिए, ये क्या है कि मतलब कॉमेडी में देखे तो वो कह रहा था कि तुम ना पटो ये अलग बात है, लेकिन मैं कोशिश ही ना करूँ ये तो गलत बात है। तुम ना पटो ये अलग बात है, लेकिन मैं कोशिश ही ना करूँ ये गलत बात है। तो क्या होगा, यहाँ पे जीवों का जो अध्ययन कर पाना असंभव होगा, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि क्या हो जाए, मतलब जीवों का हम अध्ययन करें आसानी से। हम जितना भी जीव इस संसार में जीव है उसका अध्ययन करें। तो इसके लिए इस प्रक्रिया को हम वर्गीकरण कहते हैं, जिसके द्वारा किसी भी जीव का हम अध्ययन करते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। उदाहरण के लिए हम पौधों तथा प्राणियों और कुत्तों, बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। पौधा, प्राणी, कुत्ता,
बिल्ली और कीट को आप लोग पहचान पाते हैं या नहीं? हमें नहीं पता कि आप लोग पहचान पाते हैं या नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि हमारे आसपास में छोटा सा जो बच्चा भी होगा ना, उससे भी पूछेंगे कि ये क्या है तो उसका नाम वो बता देगा, उसको पहचान लेता है। लेकिन हम और ऐसा ही शायद आप लोग भी करते होंगे, ऑफ कोर्स करते होंगे, आप लोग भी पहचान लेते होंगे। तो ये क्या होता है कि प्राणी और कुत्ता, बिल्ली अथवा कीट को पहचान लेते हैं। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं, उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीवों के ऐसे कुछ गुण आ जाते हैं जिससे उसका उस वर्ग से संबंध होता है। जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हो तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है? जब हम कुत्ता के विषय में सोचते हैं तो क्या हमारे माइंड में शेर का प्रतिबिंब बनता है? नहीं। यदि हम बिल्ली के बारे में सोचेंगे तो बिल्ली का प्रतिबिंब बनेगा, न कि कुत्ता का बनेगा। तो जिस जीव के बारे में हम सोचते हैं उस समय हमारे माइंड में उसी का प्रतिबिंब बनते हैं। जब जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है? स्पष्टतः आप कुत्ते को ही देखेंगे, न कि बिल्ली को। अब यदि एल्सेशियन के विषय में सोचे तो हमें पता लगता है कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार मान लो हमें स्तनधारी कहना है तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचेंगे जिसके बाह्य कान और शरीर पर बाल होते हैं। स्तनधारी के में क्या होगा? बाहरी भाग में ये कान होगा और शरीर पे बाल का निर्माण हो जाएगा। जैसे कि मेरा मोछदारी देखिए, इसको आप लोग नोचने नहीं लगेगा, समझे? क्योंकि ये पैन करता है। तो देखिए हमारे बॉडी के शरीर पे बाल है और बाह्य कान भी है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक स्तनधारी होते हैं। इस प्रकार पौधों में यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करें तो आपके मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाएगा। इसलिए ये सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग हैं जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली टैक्सा है, मतलब जितना भी जीव होता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधा, जंतु इत्यादि को हम सुविधाजनक वर्ग में रखते हैं और जिसको हम टैक्सा कहते हैं। यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए कि टैक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। टैक्सा क्या करता है? विभिन्न स्तर पर सही वर्ग को बताने का कार्य करता है। पौधा भी एक टैक्सा है। पौधा क्या है? एक टैक्सा है, न कि टैक्सी है जिसमें हम लोग चढ़ते हैं। गेहूं भी एक टैक्सा है, न कि टैक्सी है जिसपे हम लोग चढ़ते हैं। कभी आप लोग ऐसा किए हैं कि गेहूं पे चढ़े हैं, आप बोलते हैं कि चलो घोड़ा गाड़ी टम टम टम? नहीं करते हैं ना। तो गेहूं भी क्या एक टैक्सा है, न कि टैक्सी है। तो याद रखिएगा, अगर कहीं कोई पूछते कि गेहूं क्या है, ऑप्शन में रहेगा टैक्सा और टैक्सी, तो हमें टैक्सी नहीं मारना है, हमें टैक्सा पे टिक मारना है। इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, ये सभी टैक्सा है। जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, ये सभी टैक्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है? कुत्ता एक स्तनधारी है और स्तनधारी प्राणी भी है। इसलिए प्राणी, स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बताता है। ये सब विभिन्न स्तर पर क्या करेगा? टैक्सा को बताने का काम करेगा। इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक हैं और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार हैं। इसलिए विशेषीकरण, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम प्रणाली है जो वर्गीकरण के आधार हैं। क्या होगा? विशेषीकरण, डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, और नाम पद्धति मतलब नोमेनक्लेचर क्या है? तो किसी एक प्रणाली है जो अर्थात वर्गीकरण के आधार कहे जाते हैं। वर्गीकी कोई नई नहीं है।
नई नहीं है, न कि नहीं नहीं है, नई नहीं है मतलब कि वो अभी आज ही कल का नहीं बना, वो बहुत ही दिन पहले से थे। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता रहा है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। आदि मानव की अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े तथा आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। हम लोग के जो पूर्वज थे, पूर्वज के भी पूर्वज थे, उसके भी पूर्वज थे, अर्थात जो आदि मानव थे वो क्या करते थे, वो अपने आवश्यकता जो उनके पास आवश्यकता होता है, जैसे भोजन, भोजन करेगा तो वो जीवित रहेगा वरना नहीं रहेगा। तो उनको क्या करना पड़ता था, अपनी जो आवश्यकता जैसे भोजन हो गया, कपड़ा तथा आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था। अर्थात उस समय जो हम इस आधार पे क्या करते थे, विभिन्न जीवों के वर्गीकरण करते थे कि वो किस चीज़ का उपयोग कर रहा है और किसका नहीं कर रहा है। काफ़ी काफ़ी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंधों में रुचि लेता रहा है। अध्ययन की शाखा को वर्गीकरण पद्धति सिस्टमैटिक्स कहते हैं। जीवों के अध्ययन के शाखा को वर्गीकरण पद्धति सिस्टमैटिक्स सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सिस्टमैटिक्स शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है। सिस्टमैटिक शब्द किस शब्द से आया है, तो लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया। सिस्टेमा से याद रखेगा, सिस्टेमा से सिस्टमैटिक्स आएगा न कि सिस्टेमी आएगा। सिस्टेमा से सिस्टमैटिक्स आएगा न कि सिस्टेमी आएगा, तो ये याद रखना है। जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। सिस्टमैटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है और इस सिस्टमैटिक्स का होता है अर्थ जीवों की नियमित व्यवस्था। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचुरी चुना। लिनियस साहब ने जब बुक की रचना किया था तो उन्होंने उस बुक का नाम सिस्टेमा नेचुरी रखा, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसको क्या कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। वेरी वेरी वेनारी गुड, समझे, वेरी वेरी वेनारी गुड बना देना है, मतलब VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बनाई देना है। तो सिस्टेमा नेचुरी रखा। क्या क्या था, कैरोलस लिनियस ने एक बुक की रचना किया था जिसका नाम उन्होंने सिस्टेमा नेचुरी चुना। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम, पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकास से संबंध काफी ध्यान रखा गया है। चलिए, तो आज इस लेक्चर में हम यही सब के बारे में पढ़े हैं। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम स्पीशीज जाति के बारे में पढ़ेंगे, वंश जीनस के बारे में पढ़ेंगे, कुल के बारे में पढ़ेंगे, गण अर्थात ऑर्डर, और वर्ग मतलब क्लास, संघ, फाइलम, और जगत मतलब किंगडम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। यदि आप लोग को जो मैं पढ़ाया हूँ वो समझ में आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन होगा उसको क्या कीजिएगा, दबा दीजिएगा, जिससे क्या हो कि जितना भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।